एक मिनिट. ദിവ്യ ഹെർമൻ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയൂ. ഒന്ന് ഹെർമൻ സാറിനെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടേ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയണേ സാറിന്. ടൈം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. कन्ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो जी हरमन जी भी आ गए हैं. ദിവ്യ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചെയ്തു. റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഓക്കേ, റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. താങ്ക് യു. हेलो सर, am I audible? हाँ सर जी. सर हम हमारे मुख्य वक्ता भी आ गए हैं सर, सभी जुड़े. सर ये रिकॉर्ड सर हमारे YouTube चैनल पर भी हम अपलोड करेंगे. ठीक है. वीडियो ऑन है. जी हम शुरू करेंगे सर. नमस्ते मित्रों. जी. वर्कला श्री नाना कॉलेज के हिंदी विभाग और एक्यूएससी के संयुक्त तत्वाधान में एक नए प्रोजेक्ट का शुरुआत आज कर रहे हैं. इसका उद्घाटन सत्र में सबका स्वागत है. हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग कई कार्यक्रमों का आयोजन पिछले साल भी किए हैं और इसमें हम मुख्य रूप से ये देखते हैं कि हिंदी और टेक्नोलॉजी को कैसे जुड़ाएं. हिंदी अध्ययन और अध्यापन में टेक्नोलॉजी या तकनीकी सुविधाओं को जोड़कर अध्ययन को और प्रभावकारी हम कैसे बनाएंगे. ये जो कोर्स हमने बनाए हैं 7 दिनों का कोर्स है, यानी ये हर शनिवार को हम इसका आयोजन करेंगे. 1-2 घंटे का सेशंस रहेगा. इसके बाद 1 हफ्ते तक इसका पूरा प्रैक्टिस चलेगा. तो ये टेक्नोलॉजी सीखना है तो हमें इसको थियोरेटिकली या सीखने से कोई फायदा नहीं है. हमें उसका एडवांस लेवल पर उसको प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है. एक्चुअली हमने इसका कुछ ट्रायल भी किया है. हुसैनी जी हैं, हम सब ने 2 कक्षाएं इसको लेकर हमने चर्चा भी किए हैं, ओरिएंटेशन भी चलाए हैं. कई जो अध्यापक बंधु हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं. इस प्रकार हिंदी के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी सीखने की जरूरत को समझ गया है और इसके संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बालेंदु शर्मा जी हैं. वो और हमारे इस सत्र का उद्घाटन करने के लिए हरमन जी हैं, डॉक्टर हरमन जी. डॉक्टर हरमन जी और हमारे कॉलेज के ये सब कार्यक्रमों के लिए हमें जो सुझाव और समय समय पर हमें सुझाव देने और उसका गाइडेंस देने के लिए हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर शिवाजी भी हैं. और मैं अब आप सबका स्वागत करने के लिए पहले इस सत्र का अध्यक्ष हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शिवाजी, आप हमारे कॉलेज के हर कार्यक्रम के लिए हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं, हमेशा नए सुझाव देते रहते हैं. अभी क्या है कि अध्ययन और अध्यापन में तकनीकी को ले आने के लिए उनकी ओर से भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं.
तो हम भाषा विभाग की ओर से कुछ कार्यक्रमों का आयोजन आज शुरुआत कर रहे हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में शीबा जी को। हार्दिक स्वागत है मैम। और आगे हमारे इस सत्र का मुख्य उद्घाटक हैं केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉक्टर हरमन जी। हरमन जी वरिष्ठ अध्यापक हैं और साथ साथ हिंदी के बड़े प्रेमी हैं और हिंदी भाषा अध्ययन और अध्यापन में उनकी विशेष रुचि है। वे हमेशा बच्चों को ऐसे तस्वीर देते हैं, ऐसे सपोर्ट करते रहते हैं हिंदी भाषा के साथ साथ दूसरी तकनीकी सुविधाओं को भी लेकर आगे बढ़ने के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए बड़े सोच रखने वाले हैं। हमेशा रिसर्च कॉलेज को नए नए सुझाव और गाइडेंस देने में वो आगे हैं। इस प्रकार के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हरमन जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सर स्वागत है सर। और आगे हमारे मुख्य अतिथि हैं, धन्यवाद। थैंक यू। मुख्य वक्ता हैं बालेंद्र शर्मा देवीजी जी। आप वैसे तो आप हम सब जानते हैं हिंदी और डिजिटलाइजेशन में क्या क्या संभावना है। आज उनका वक्तव्य सुनने का अवसर हमें मिलेगा। इससे पहले हम दिल्ली में सर से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। अंतिम जो विश्व हिंदी सम्मेलन 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो मुख्य थीम था भारतीय ज्ञान परंपरा और कृत्रिम मेधा, और उस टाइटल के पीछे बालेंद्र शर्मा जी ही है। उनकी देन है वो टाइटल, उस 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का भारतीय ज्ञान परंपरा और कृत्रिम मेधा टाइटल उन्होंने ही रखा है। उस कमेटी में सर भी था। और वैसे तो वो हमारे राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी हैं। उन्होंने लोकलाइजेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर हैं। लोकलाइजेशन यानी स्तरीय लैंग्वेजेस का उसका डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी 20 से ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। और दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से तकनीकी सुविधाओं का योजना के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किए हैं। ऐसे हिंदी भाषा और तकनीकी के आज भारत में हिंदी भाषा और तकनीक दोनों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इसके लिए उनको सम्मानित भी किया गया है। सर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे हिंदी विभाग में आयोजित इस कार्यक्रम में। वेलकम सर। और इसके साथ साथ जितने भी जो शोधार्थियां अन्य कॉलेज के अध्यापक बंधु और हमारे छात्र छात्राएं भी जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत करता हूं। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए हमारे प्राचार्य डॉक्टर शीबा जी को I welcome Dr. Shiba, our principal, to deliver the presidential address. Okay, thank you, sir. Respected our chief guest, Professor Dr. Herman P.J., Professor and Head of the Department of Hindi, University of Kerala. Our keynote speaker, Sri Balendu Sarma Dadish. IQC Coordinator, Dr. Sri Ranjini, teacher. The Program Coordinator, Dr. Sajid S.J. Shashid Sir. Respected dignitaries, esteemed guests, trainers and participants. Good morning, all of you. It gives an immense pleasure to be here today at the inauguration ceremony of the Digital Hindi Teacher Training Programs. This initiative marks a significant step towards empowering our educators with the tools and techniques needed to embrace digital age while preserving and promoting our rich linguistic heritage, Hindi. As we all know, the world is changing rapidly and technology has become an inseparable part of our daily lives. Education too is undergoing a transformation. The traditional classroom is now evolving into a digital space where boundaries are blurred and learning is more dynamic and accessible than ever before. In this context, the role of a teacher is also transforming. From provider of information to a facilitator of learning and mentor in a digital world. Hindi, being one of the most widely spoken languages in the world and the soul of Indian
culture, deserves a strong presence in the digital revolution. This training program is designed to ensure that our Hindi teachers are not only well versed in the language but also the confident in using digital tools and platform to teach effectively, creatively, and शायद नेटवर्क में कोई इश्यू होगा. शायद कोई टेक्निकल इश्यू है. हम आगे बढ़ेंगे. अब इस सत्र का एक मिनट, मैडम जुड़ गए हैं. हेलो हेलो टीचर. बैरेंद्र जी, वैसे तो हम पिछले साल हमारे कॉलेज में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था हाइब्रिड मोड पे. हर डिपार्टमेंट एक साथ मिलके बहुत बड़ा सा कार्यक्रम, 3 दिन का बहुत बड़ा सा कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था. इन सबका जो नेतृत्व हमारे प्रिंसिपल महोदय ने ही किया है. सभी डिपार्टमेंट के हिंदी विभाग की ओर से भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट्स रहा है. जी, ये तो सामान्य है, क्योंकि ऑनलाइन गतिविधियां जो होती हैं उनमें इस तरह की कई बार कनेक्टिविटी की वजह से भी और कई बार अन्य किसी कारण से भी ऐसा होना स्वाभाविक है. इसलिए कोई ऐसी खास बात नहीं है. क्योंकि मैं तकनीकी क्षेत्र से आता हूं तो हम लोग तो ये रोज ही देखते हैं कि हाँ जी, कोई ना कोई ठीक ऐसा संभव है. तो कोई आप हाँ, मैडम जुट गए हैं लेकिन मिल नहीं. तो हम हेमंत जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि हमारे ये जो सत्र हैं, मैं इस उद्देश्य है कि हमारे टीचर आगे हैं. हेलो, good morning to you all. Sorry for the interruption. प्लीज कंटिन्यू मैम. As we all know, the world is changing rapidly and technology has become the inseparable part of our daily lives. Education too is undergoing a transformation. The traditional classroom is now evolving into a digital space where boundaries are blurred and learning to more dynamic and accessible than ever before. In this context, the role of the teacher is also transforming from provider of the information to a facilitator of a learning and a mentor in the digital world. Hindi being one of the most widely spoken languages and the soul of Indian culture, deserving a strong presence in the digital revolution. This training program is designed to ensure that our Hindi teachers are not only well versed in a language but also the confident using digital tools and a platform to teach effectively, creatively, and interactively. I congratulate the organizing team for their vision and dedication in bringing this program to the life. I also extend my heartfelt best wishes to all the participants. You are the
torch bearers of this new era of the education. Through your efforts, we will ensure that future generations can connect with their roots, culture, and language in modern and engaging way. Let us work together to build a future where digital technology and Indian languages grow hand in hand. May this training be a bringing our greater journey, one of the innovation, empowerment, and cultural pride. Thank you. Thank you all. Jai Hind. Okay, thank you. थैंक यू टीचर, थैंक यू मैम। Thank you, sir. आगे हम इस सत्र का उद्घाटन के लिए हमारे डॉक्टर हेमंत जी को सादर आमंत्रित। जी नमस्कार। सर सिस्टम ऑन आ रही है सर, दो सिस्टम ऑन है, तो एक म्यूट कर लीजिए। एक मिनट अभी ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। एक मिनट। हाँ जी नमस्कार। परम आदरणीय बालेंद्र शर्मा दीदी जी, प्रोफेसर डॉक्टर शीबा जी, प्रिंसिपल एसएन कॉलेज वर्कला, डॉक्टर श्री रंजनी IQAC कोऑर्डिनेटर, और मेरे मित्रवर डॉक्टर सजित शशि जी, कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम, और इस आवासीय मंच में उपस्थित सभी विद्वज्जन और शोध छात्र और छात्र छात्राएं। आज हमारे लिए एक बहुत ही शुभ दिन है, इसीलिए कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम डिजी हिंदी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में तकनीकी को किस प्रकार भाषा से जोड़कर हमारी हिंदी को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। और हमारे आज के जो मुख्य वक्ता जो है हमारे बीच में जो उपस्थित है, आप जो है डायरेक्टर लोकलाइजेशन। तो मैं अक्सर इनमें सोच रहा था कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन टर्म का जो ऑपोजिट टर्म जो है सब जानते हैं लोकलाइजेशन है। यानी कि इसका मतलब है कि ये ग्लोबलाइजेशन की जो सफलता जो है लोकलाइजेशन के आधार पर ही है। यानी कि तकनीकी के सहारे या प्रौद्योगिकी के सहारे दुनिया भर में हिंदी को पहुंचाने की जो तकनीकी जो है, जब हम भाषा को तकनीकी को जोड़ने पर ही हो सकती है। तो इस कार्यक्रम को मैं एक हिंदी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में मैं मान रहा हूं, क्योंकि हमें आज तकनीकी के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। जैसे हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदय सूचित कर रहे थे कि प्रौद्योगिकी की जो महत्वपूर्ण स्थान जो है आज चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, और आज हिंदी में भी, यानी कि हिंदी जो वर्तमान हिंदी जो है वो पुरानी हिंदी नहीं है, मजबूत हिंदी हो गई है। और आज तकनीकी से जुड़कर या जोड़कर हमारे तमाम हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मियों को हिंदी के क्षेत्र में तकनीकी के सहारे हिंदी के किस प्रकार उन्नति की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है, उस मिशन अभियान में ये कार्यक्रम बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को मैं सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं, और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भागीदारीगण इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं सारी शुभकामनाएं देते हुए मेरा ये लघु भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और मैं इन
इस कार्यक्रम के तमाम अधिकारीगण को आदर व्यक्त करता हूं कि इस नाचिस को आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटक के रूप में आमंत्रित कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। आगे हम उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता के वक्तव्य के लिए हम जा रहे हैं। दौरान का परिचय कराना चाहता हूं मैं। इसके पहले बालेंद्र शर्मा दधी जी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित वरिष्ठ प्रौद्योगिक लेखक और वक्ता हैं, जो डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सामाजिक बेहतरी लाने, आम आदमी के दैनिक जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने और सचेत तथा समग्र डिजिटल कायाकल्प को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं। श्री दधीजी जी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में स्थानीय भाषाओं और सुगम्यता से संबंधित कार्यों का नेतृत्व करते हैं। आधुनिक डिजिटल तकनीकों के प्रयोग प्रसार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें महामहिम राष्ट्रपति के हाथों आत्माराम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त उन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों, वैश्विक संगठनों, तकनीकी संस्थानों तथा भाषाई संगठनों द्वारा 20 से ज्यादा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। वे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी संस्थान के भी सदस्य भी हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है बालेंद्र शर्मा दधी जी का। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। कोई ध्वनि संबंधी मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये हेडफोन भी पहन लिया। सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए श्री नारायण कॉलेज शिवगिरी वर्काला को मेरी हार्दिक बधाई और बहुत शुभकामनाएं। न सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए, बल्कि जो ये परियोजना आपने अपने हाथ में ली है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी ऐसी ही आधुनिक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा और लोगों को व्यावहारिक रूप से तैयार किया जाएगा इस नए युग के लिए। तो ये बहुत बहुत साधुवाद और स्तुत्य वाला कार्य है, जिसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरमन पीजे जी, प्रोफेसर डॉक्टर शीबा एस जी, डॉक्टर श्रीरंजनी जी, डॉक्टर श्रीजीत जी और अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, हुसैनी बोहरा जी और अन्य फैकल्टी के हमारे साथी और छात्र छात्राएं। मित्रों, आज का दौर, अगर आज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो निस्संदेह एक बात पर हमारा ध्यान जाता है, एक टेक्नोलॉजी की ओर हमारा ध्यान जाता है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले अन्य बहुत सारी नई तकनीकें आती रही हम सब के बीच में। उदाहरण के तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग या ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स और अन्य इसी प्रकार की अन्य तकनीकें जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि। और इनके बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी एक छोटी सी जगह बनाए हुए थी पिछले लगभग मैं कहूँगा 3 दशकों के भीतर। सन 2005 के आसपास, 2006 के आसपास हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने जीवन में स्पष्ट रूप से घटित होते हुए देखा, जब हमने देखा कि गूगल ट्रांसलेट या माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर जैसे उपकरण हमें उपलब्ध हो गए हैं अनायास ही, और हम लोग अब अपना टेक्स्ट ले सकते हैं और उसको वहां पर जाकर अनुवाद कर सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि गूगल सर्च आदि पर अब हम जब कुछ सर्च करते हैं तो हमें कुछ अतिरिक्त जवाब मिलते हैं और बहुत ज्यादा पॉइंटेड, बहुत ज्यादा अनुकूलित जवाब मिलते हैं, जो ऐसा लगता है कि ये तो मुझे चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी एक उत्पाद के लिए या प्रोडक्ट के लिए खोज कर रहा हूं और उसके बाद मैं गूगल पर जाता हूं तो मुझे उसी से जुड़े हुए परिणाम दिखाई देते हैं, उसी से जुड़े हुए विज्ञापन दिखाई देते हैं। मैं किसी वेबसाइट पर जाता हूं तो वहां भी मुझे उसी प्रोडक्ट से जुड़े हुए विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। मैं अमेजोन पर जाता हूं तो उसी तरह के जो उत्पाद हैं या प्रोडक्ट हैं सबसे आगे दिखाए जा रहे हैं। तो यह सिलसिला हमने देखा है लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई 20 साल पुरानी चीज नहीं है, ये लगभग 75 साल पुरानी कॉन्सेप्ट है। 1950 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन हमारे जीवन में सन 2005 में हमने देखा कि सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज आई है जो
कुछ ना कुछ नया एक पक्ष लेकर के आई है टेक्नोलॉजी का हमारे बीच में, और हमें लगता है कि इससे लाभ होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी नई तकनीकों के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपनी एक छोटी सी उपस्थिति बनाए हुई थी। हम लोग जाते थे, छोटा मोटा काम अनुवाद आदि का कर लेते थे, कभी कभार हम बोलकर टाइप कर लेते थे, यही होता था। और हमें ऐसा लगा कुछ साल बाद कि हाँ चलो, जैसे अन्य चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर है, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक सामान्य चीज बन गई है, हमारे एक रोजमर्रा के हमारी जिंदगी की एक सामान्य चीज बन गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हमको लगने लगा। लेकिन अचानक 2022 की 30 नवंबर को जब चैट जीपीटी के आगमन की घोषणा हुई, तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया को सोते हुए झकझोर कर जगा दिया गया हो। क्योंकि रातों रात ऐसी खबरें फैल गई कि अरे कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल आया है जो आप जो कहो वो कर सकता है। आप जब उसको कहते हो कि मुझे इस विषय पर एक लेख लिख दो, तो वो लेख लिख देता है। आप उससे किसी भी विषय पर सवाल करते हो तो वो सवाल का जवाब दे देता है। और जब ये खबर फैली दुनिया में, तो समझिए कि लगा कि ये तो कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया है हम सब के बीच में। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी का विषय नहीं रहा, बल्कि हर आम आदमी के लिए वो महत्वपूर्ण हो गया है। अब हमारे ड्राइंग रूम में भी हम उसकी बातें करने लगे, तो अब हमारे विश्वविद्यालयों में, एकेडमिक विश्व में भी हम उसकी बातें करने लगे। और हम में से बहुत सारे लोग डर गए, हम में से बहुत सारे लोग खुश हो गए। डर इसलिए गए कि उनको लगा कि जो काम हम करते थे, अरे ये तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगी। एक हम पोर्टल पर जाते हैं, वहां पर कुछ टाइप करते हैं और हमें जवाब मिल जाता है किसी भी विषय पर। तो बहुत से लोग डर भी गए कि आगे जाकर इसकी क्या शक्ल बनने वाली है। और बहुत से लोगों को लगा कि ये फ्री क्यों है, ये निःशुल्क क्यों है। अगर आ भी गया तो इसको कम से कम इतना ज्यादा इस पर शुल्क लगा दो कि बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल कर पाए। अगर सब लोग कर पाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो लोगों के मन में ये चिंता पैदा हो गई उस समय 30 नवंबर के बाद, 30 नवंबर 2022 के बाद। मित्रों, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आगमन हम लोगों ने 30 नवंबर 2022 को देखा, ये थोड़ी अलग तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, और मैंने अपनी एक पुस्तक में इसके लिए यंत्र बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो 7 दशकों से भी अधिक समय से हमारे बीच में है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया। लेकिन अचानक 30 नवंबर 2022 को ऐसा क्या हो गया जिससे पूरी दुनिया में एक तूफान सा आ गया और इतना सारा लोगों के बीच में डर भी हो गया, लोगों के बीच में बहुत सारी उम्मीदें भी हो गई कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग डर भी गए कि हमारी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरह से चलता गया तो हमारी नौकरियों का क्या होगा। ये काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देता है। हमारे रिसर्च का क्या होगा, ये रिसर्च तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देता है। हम जो खबरें बनाते हैं पत्रकारिता में, उनका क्या होगा, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देगा। हम जो सर्च करते हैं तो गूगल जैसे कंपनियों का क्या होगा, ये काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। अनगिनत काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगा, यहाँ तक कि वो डिजाइन बनाने लगा, वो वीडियो पैदा करने लगा, वो चित्र बनाने लगा, वो कोडिंग करने लगा, न जाने क्या कुछ करने लगा। और यही आज के समय की वास्तविकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या अचानक हुआ 30 नवंबर 2022 को जिसने हमारी दुनिया को इतना ज्यादा झंझावात में फंसा दिया, इतने ज्यादा उलझन में और उद्वेलन में फंसा दिया। ऐसा क्या हुआ है, ऐसा और क्यों हुआ। तो क्यों तो इसलिए हुआ कि कोई भी टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन के एक दौर में होती है, विकास क्रम उसका चलता है। जैसे कंप्यूटरों का विकास क्रम हमने देखा जो आगे चलकर इंटरनेट पर पहुंचा, और इंटरनेट के बाद मोबाइल पर पहुंचा, और मोबाइल के बाद अब वो अन्य बहुत सारे रूपों में हमें दिखाई दे रहा है। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने देखा है कि शुरुआती तौर पर वो छोटे मोटे कार्य कर सकती थी, हल्का फुल्का अनुवाद कर सकती थी, जिसमें बहुत सी त्रुटियां होती थी, बहुत सी गलतियां होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका विकास क्रम आगे बढ़ता चला गया और वो बेहतर होती चली गई। तो ये विकास क्रम 2022 के नवंबर में एक माइलस्टोन पर पहुंच गया और उसने एक बड़ी छलांग लगाई। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले जैसी नहीं रही थी।
पहले वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम डरते नहीं थे, उसको हम ये मानते थे कि ये हमारी मदद के लिए एक छोटा सा टूल है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे हम डरते हैं, और ये डर अभी तक दूर नहीं हुआ है। क्यों? क्या बदलाव है, क्या अंतर है इन दोनों वर्जन्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन दोनों स्वरूपों में क्या अंतर है, उसको समझते हैं। देखिए, नवंबर 30, 2022 को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बीच में आई, चैट जीपीटी नाम से हम उसको जानते थे, लेकिन वास्तव में ये चैट जीपीटी जनरेटिव एआई नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा का एक अनुप्रयोग है, एक एप्लीकेशन है। असली चीज है जनरेटिव एआई। और जनरेटिव एआई पर काम चल रहा था सन 2015 से ही, अच्छा खासा काम चल रहा था। मैं माइक्रोसॉफ्ट में सन 2015-18 के दौरान भी अपने प्रदर्शनों में, अपने डेमोन्स्ट्रेशंस में दिखाने लगा था कि आप अगर हमारी एक वेबसाइट पर जाकर लिखते हैं कि क्रिएट अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड विच हैज व्हाइट बीक एंड विच हैज रेड कलर थ्रू आउट इट्स बॉडी एंड ब्लैक कलर स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी, तो क्या होता था कि वो ऐसा चित्र बना देता था। ये बात सन 2015, 16, 17, 18 के समय की है, और ये जनरेटिव एआई ही थी, लेकिन उसका शुरुआती स्वरूप था ये। यानी कि जनरेटिव एआई सन 2022 में ही अचानक पैदा नहीं हुई, इस पर काम चल रहा था 2015 के आसपास से। इससे पहले की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी उसको आज हम कन्वेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने लगे हैं, पारंपरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मॉडर्न फिनोमेनन है, एक आधुनिक परिघटना है, या कॉन्सेप्ट है, या अवधारणा है, इसलिए उसको पारंपरिक कहना शायद उचित ना हो, क्योंकि ये तो आधुनिक है अपने आप में। लेकिन चूंकि जनरेटिव एआई इतनी ज्यादा आधुनिक है, एक उत्तर आधुनिक किस्म की चीज है, कि जो पहले की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी उसको हम लोग पारंपरिक कहने लग गए कि वो तो ट्रेडिशनल थी। अब जो हो रहा है वो नया है, वो कुछ बड़ा है। मगर क्या नया है? देखिए, पहले भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए अनुवाद कर लेते थे, ट्रांसलेशन कर लेते थे ना, सन 2005 के बाद ही, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट का को लॉन्च किया गया था हम लोगों के बीच में 2006 या 2007 में, और उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का बिंग ट्रांसलेटर भी 2007 में हमारे बीच में आ गया था, और अन्य कुछ भी जैसे बेबी लोन आदि जो एप्लीकेशन है वो भी हमारे बीच लगभग इसी समय आ गए थे। और उसी दौरान हमने ये भी देखा कि गूगल और ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग जैसी तकनीकें जो थी वो पहले से उपलब्ध थी, जिनमें हम बोलकर टाइप कर सकते थे। उसी समय हमने OCR भी देखे, जिसमें आप एक फोटोग्राफ लेते थे किसी डॉक्यूमेंट का, स्कैन करते थे, और जो आपने उसका टेक्स्ट था वो कन्वर्ट हो जाता था टाइप किए हुए टेक्स्ट में। तो ये सब हो रहा था, ये सब पहले से हो रहा था, 2022 से पहले भी हो रहा था। तो 2022 को ऐसा क्या हो गया? असल में क्या बदलाव आया है कि 2022 से पहले जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम प्रयोग करते थे वो ट्रांसफॉर्मेशन करती थी, वो एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में बदल सकती थी। जैसे आप अनुवाद के लिए उसको एक टेक्स्ट देते थे मलयालम में, और वो उसका ट्रांसलेशन कर देती थी हिंदी में। आप अंग्रेजी में देते थे, हिंदी में हो जाता था, हिंदी में देते थे, मलयालम में अनुवाद हो जाता था। यानी डॉक्यूमेंट पहले से था हमारे पास एक भाषा का, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था दूसरी भाषा के डॉक्यूमेंट में। टेक्स्ट पहले से था एक भाषा में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी भाषा में होता था। जो हम बोलते थे तो ध्वनि हमारी निकलती थी, ध्वनि पहले से थी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था टाइप किए हुए टेक्स्ट में। इसी तरह जो OCR करते थे, तो हम किताब का फोटो लेते थे, बुक हमारे पास थी, किताब हमारे पास पहले से थी, उसका फोटो लेने के बाद उसका जो अक्षर छपे हुए थे वो टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदल जाते थे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था। तो सभी जितने भी उदाहरण आप देखेंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स ये आपके सामने आएंगे, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता था, प्रधानतः मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्मेशन होता था, बदलाव होता था, स्वरूप बदलता था, एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप बन जाता था।
लेकिन इसमें कुछ क्रिएट नहीं होता था, पैदा नहीं होता था, कुछ नया अनायास जनरेट नहीं होता था। यानी उस जमाने में जब आप गूगल ट्रांसलेट पर जाते थे तो आप गूगल ट्रांसलेट को ये नहीं कह सकते थे कि तुम मेरे लिए इस महाविद्यालय के बारे में, जो शिवगिरी में जो महाविद्यालय है, नारायण कॉलेज, उसके बारे में एक लेख लिख दो, ये आप नहीं कह सकते थे गूगल ट्रांसलेट को। वो नहीं जानता था लेख क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, तो ये नहीं होता था। लेकिन अब 2022 के बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बीच आई, जिसका नाम है जनरेटिव एआई, वो जनरेट करने में सक्षम है, वो क्रिएट करने में, रचना करने में, सृजन करने में सक्षम है। वो कुछ नया बना सकती है जो पहले की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बना सकती थी। और यहीं से चिंताएं आती है, यहीं से लोग चिंतित होते हैं कि अगर वो बना सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो तो इतनी ताकतवर है, उसके पास तो क्लाउड पर इतना ज्यादा रिसोर्सेज है कंप्यूटिंग के कि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और उसने कितना कुछ पढ़ा होगा, कितना कुछ डेटा वो पढ़ चुकी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब वो हमारे सामने एक कॉम्पिटिटर के रूप में आकर अगर खड़ी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, ये प्रश्न हमारे बीच में पैदा होता है। इस पर भी आगे हम संक्षेप में बात करेंगे। तो ये नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक क्षमता तो ये है कि ये क्रिएट करने लगी है, पैदा कर सकती है। इसके अलावा दो और क्षमताएं हैं इसके पास। दूसरी क्षमता ये है कि ये हमारी भाषा को जानती है। इट कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ये हमारे साथ में संवाद कर सकती है, कन्वर्सेशन कर सकती है नेचुरल लैंग्वेज में, इंसान की भाषा में। बल्कि इंसान की भाषा में ही नहीं, आप उससे मलयालम में बात कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि उत्तर तुमको हिंदी में देने हैं, जबकि मैं सवाल मलयालम में कर रहा हूं। तो वो हमारी भाषा को समझती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है, वो एल्गोरिदम को समझता है, वो नेचुरल लैंग्वेज को नहीं समझता था, इंसान की भाषा को नहीं समझता था। लेकिन ये जो बड़ा बदलाव आया, अब कंप्यूटर हमारी भाषा में बात करने लगा, हमारे निर्देशों को समझने लगा और जो हम कहते हैं वो करने लगा। तो ये दूसरा बड़ा अंतर है। तीसरा बड़ा अंतर ये है कि ये जो जनरेटिव एआई है, ये कॉन्टेक्स्ट को समझने लगी है, संदर्भ को समझने लगी है। पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हम अनुवाद आदि का प्रयोग करते थे, तो उसमें अनुवाद उतना अच्छा नहीं आता था क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझती थी। वो शब्दों के क्रम के आधार पर डिक्शनरी से मिलान करने के बाद या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के बीच में आपस में कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए परिणाम देती थी। लेकिन तब भी सटीक अनुवाद देती थी, तब भी उसको पता नहीं था कि मैंने क्या किया और ये अनुवाद कैसे आया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता नहीं था पहले। अब वो संदर्भ को समझती है, कॉन्टेक्स्ट को समझती है और इसकी वजह से अब वो ज्यादा बेहतर परिणाम देती है, ऐसे नतीजे देती है जैसे इंसान ही कर रहा हो। तो ये तीन इसकी खास बातें हैं। इन्हीं की वजह से इसके भीतर से बहुत सारी संभावनाएं भी निकल गई हैं और बहुत सारी चुनौतियां भी आ गई हैं। संभावनाओं का जिक्र अगर आप करेंगे तो यह है कि वो सब कुछ बना सकती है और सब कुछ संचालित कर सकती है, आज नहीं तो कल। आपने सुना ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सेल्फ ड्राइविंग कारों को चला लेती है। पेंटागन ने एक प्रयोग किया है जिसके तहत कारों को ही नहीं, फाइटर प्लेन्स को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उड़ा लिया है। रोबोट्स भी अब इंसान के जैसे काम, श्रम वाले काम करने लगे हैं और सॉफ्टवेयर के रूप में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही हमारे पास। तो इतनी सारी अद्भुत शक्तियां इसके पास है। इसमें से दो बातें आती है। पहली बात तो यह है कि हम इसको क्यों होने दे रहे हैं, आखिरकार ये सिलसिला कहां जाएगा। क्या ये हम सभी इंसानों को, सभी प्रोफेशनल्स को, या हम में से एक बहुत बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स को इररिलेवेंट तो नहीं कर देगा, इररिलेवेंट, अप्रासंगिक तो नहीं बना देगा कि हमारी कोई जरूरत ही ना हो, या कोई भी संस्थान हमें कहे कि अच्छा तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ, मैं एक एआई एजेंट को सब्सक्राइब कर लूंगा और तुम्हारी जगह एक एआई एजेंट वही काम कर देगा। तो ये सवाल तो ये आता है कि ऐसा क्यों होने दे रहे हैं।
और ये उत्तर आप सब ढूंढिएगा अपनी कक्षाओं के बीच, लेकिन मैं उसका उत्तर यही दूंगा कि ये एक स्वाभाविक टेक्नोलॉजी का स्वाभाविक विकास क्रम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे में संभावनाएं क्या है? संभावनाओं का जिक्र करेंगे तो मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। पहला उदाहरण तो ये है कि हाल ही में हमने एक खबर पढ़ी कि अमेरिका का एक किशोर है जिसकी उम्र 17 साल है, उसने एक एप्लीकेशन बनाया। एप्लीकेशन का नाम है कैल्क एआई, और वो क्या करता है कि आप जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उसका एक फोटो लेने पर उस खाने के भीतर जितने कैलोरीज हैं उनको बता देता है। कैल एआई, क्षमा करें, कैल एआई, कि आप ये जो आप डोसा खा रहे हैं तो इसमें इतनी कैलोरीज है, आप ये जो नॉनवेज खा रहे हैं इसमें इतनी कैलोरीज है, फला चीज में इतनी है। खाली आपको एक बार उसका फोटो लेना होता है। और उस छात्र ने, जो कि 17 साल का है, ये जो एप्लीकेशन बनाया, उसके जरिए वो एप्लीकेशन से उसकी जो आय है वो है 10 करोड़ रुपए प्रति माह। हर महीने 10 करोड़ रुपए वो कमा रहा है, और उसने कोई टीम नहीं बनाई, अकेले ही ये एप्लीकेशन बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो ये कितना बड़ा अवसर है। अगर वो यही काम, पहली बात तो वो छात्र कर ही नहीं सकता था, और अगर कोई बड़ी कंपनी करती तो उसको करोड़ों रुपए इस तरह के एप्लीकेशन को बनाने में लगाने पड़ते। लेकिन उसने, एक सामान्य छात्र ने, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके ऐसा एप्लीकेशन बना दिया। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, कितने अवसर हैं ये। इसी तरह से भारत की एक लड़की है जिसका नाम है प्रांजलि अवस्थी, जो आजकल अमेरिका में है। 16 साल की उम्र में सन 2020 में प्रांजलि ने एक एप्लीकेशन बनाया, और उस एप्लीकेशन की जो कीमत है वो आज कई करोड़ों में है। 2020 में उसकी जो कीमत थी वो शायद 10 मिलियन के आसपास थी, यानी कि 8 करोड़ या उससे अधिक, 80 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ के आसपास शायद। तो प्रांजलि अवस्थी, जो कि 16 साल की बच्ची है, उसने ये किया। ये सब होने लगा। आप एक और उदाहरण दूंगा कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो किसी मॉडल का, किसी उत्पाद के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए एक मॉडल को हायर करती है, उसको जोड़ती है, पैसा देती है, एक स्टूडियो बनाती है। स्टूडियो में बहुत कुछ सजाया जाता है, तरह तरह के आधुनिक कैमरे लगाए जाते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा खर्चीले कैमरामैन बुलाए जाते हैं। उसके बाद वीडियो लिया जाता है, फिर वीडियो को संपादन पर बहुत खर्च होता है, और वो जो फाइनली जो वीडियो आता है, उस वीडियो पर 10, 20, 50 लाख रुपए लगते हैं, तब किसी उत्पाद का अच्छा विज्ञापन बनता है। लेकिन आज आप वही उसी गुणवत्ता का, उसी क्वालिटी का विज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1 पैसा खर्च किए बिना बना सकते हैं। अब सोचिए कि इस प्रक्रिया में कितना खर्चा होता है जो आपने समाप्त कर दिया, और आपने सिर्फ बहुत कम समय में, पहले 3 महीने लगते थे, तो आज आप 3 घंटे में बहुत अच्छा उच्च स्तरीय वीडियो बना सकते हैं। तो ये सब होने लगा। लेकिन इस प्रक्रिया में कितने लोगों की संभावना समाप्त हो गई, जरा ये सोचिए। वो भी हमारे सामने है कि एक जो मॉडल था, वो मॉडल की भी जरूरत नहीं रही, कैमरामैन की भी जरूरत नहीं रही, संपादक, वीडियो एडिटर की भी जरूरत नहीं रही, लाइट्समैन की भी जरूरत नहीं हुई, कैमरे खरीदने की भी जरूरत नहीं रही। एक जो हॉल, आप बहुत सुंदर सा जो हॉल खरीदते जहां आपको शूट करना था, उसकी भी जरूरत नहीं रही। वहां पर जितने लोग सारी व्यवस्था करते, उनकी भी जरूरत नहीं रही। तो इसको क्या कहें, ये अवसर है या चुनौती है? आप ये इस सवाल पर फिर से सोचिएगा अपनी इन कार्यक्रमों के दौरान। लेकिन मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ गई, और ये तो हमारे बीच रहेगी, ये कहीं जाने वाली नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें? हम क्या करें कि हम इर्रिलेवेंट ना हो जाएं, हम इससे नुकसान की स्थिति में नहीं रहे, बल्कि फायदे की स्थिति में रहे। तो हमारे पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। पहला विकल्प है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को में कौशल प्राप्त करें, और ये जो आपका कार्यक्रम है, ये उसी दिशा में है। ये पहला बड़ा कार्य जो हम कर सकते हैं।
और कौशल प्राप्त करने के बाद दूसरा विकल्प हमारे पास ये है कि अपने संस्थान के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जानकार या एक्सपर्ट के रूप में अपनी जगह बनाएं। जब भी कोई जरूरत हो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना हो तो लोग कहें कि आप उनके पास चले जाइए, वो जानते हैं। तो आप अपने आप को बनाए रखेंगे, मजबूत बनाए रखेंगे। तीसरा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप दूसरों को प्रसार कर सकते हैं। बिकम अ टीचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप स्किल देना शुरू कर दीजिए दूसरों को, देन यू विल गेन फ्रॉम इट। चौथा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ नया बना सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, वो चौथा है। पांचवा, क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ लिख सकते हैं, ज्ञान पैदा कर सकते हैं आप, वो पांचवी संभावना है। छठी है, क्या आप इस पर शोध करना चाहेंगे, क्योंकि सभी संस्थानों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हो, या बड़ी तकनीकी संस्थान हो या एकेडमिक संस्थान है, उनको आगे चलकर एआई पर अनगिनत डायमेंशंस में शोध की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास संभावनाएं भी बहुत हैं, चुनौतियां तो है ही। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि इतना सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम हाथ में लिया है। ये कार्यक्रम आपका सफल हो और ये बहुत सार्थक बने, इसकी मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने बीच में आमंत्रित किया। नमस्कार। बहुत धन्यवाद दीदी जी। वैसे और कोई हुसैनी जी, आप कुछ बोलना? सिर्फ अभी का वीडियो है, मैं आप ही, सिर्फ आप ही हैं, इसीलिए आप थोड़ा चंद शब्द सर के बाद सेशन कैसे रहे। अब म्यूट है सर। हुसैनी जी आप अनम्यूट करके बोलिए। सर का जो उद्बोधन था बहुत प्रभावी था, और सर ने जो महत्वपूर्ण बात ये कही है कि जो एआई का जो अभी ज़माना है, इसमें चुनौतियां और अवसर दोनों हमारे सामने हैं, और हम इन दोनों के बीच में किस तरह से सामंजस्य करके हम इस तकनीक को मानवीयता के लिए बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमें विचार करना होगा। और हम इसका अधिक से अधिक मानवीयता के लिए उपयोग करें, और हमारे जो दैनिक जीवन के काम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, या बहुत सारे ऐसे फील्ड है, उसमें कैसे हम उपयोग करें, उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। और उसके प्रयोग के बारे में जो चुनौती है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर हमें विचार करना होगा, और इसी दृष्टि से हमें इसको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि तकनीकी हमेशा विकास करती है और उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसका हमें उपयोग करना ही होगा। लेकिन हम किस बेहतर ढंग से करें, वो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है, और इस पर हमें विचार करते हुए इस पर काम करना चाहिए। और वर्कशॉप में हमें निश्चित रूप से और भी जो लेक्चर्स आएंगे, उनके उद्बोधन से हमें इस तकनीकी के उपयोग के बारे में जानकारी मिलेगी, और इस तकनीकी में हम भाषा का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, जो अनुवाद की जो बात कही है, और दूसरे बहुत सारे जो संप्रेषण है, जो सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल है, उसको हम किस तरह से आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा पाए, इसके बारे में हम सीखेंगे, ऐसी हमें आशा है। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपका उद्बोधन था सर। धन्यवाद हुसैनी जी। वैसे तो बालेंद्र शर्मा जी ये सालों से हमने पहले भी कहा चुका है ना, उनका इतने सारे पुरस्कृत हुए हैं, उन्होंने इस दा के लिए, यानी टेक्नोलॉजी को इसे लोकलाइज करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो काम किए हैं। पता नहीं। और वैसे तो आज का ये जो सेशन है, हमेशा ये ऐसा सुना जाता है कि जो भाषा सिखाने वाले जो अध्यापक, भाषा अध्यापक हैं, जो कॉलेज में हो, स्कूलों में हो, उनको तकनीकी से कुछ दूर रखते हैं। उनको तकनीकी सुविधा की क्या जरूरत है, हमेशा हम साहित्य की ओर ही देखते हैं। जितने भी शोधार्थी हैं इसमें सब क्या है कि शोध करते हैं या अध्यापन के लिए जाते हैं, तो वो पूरा फोकस उनको साहित्य। वैसे हम सब ने देखा कि जो कोरोना का समय आ गया, तो हमेशा मैं बच्चों को यही सिखाता है कि जो हमें क्या है कि हम थोड़ा एक्सपर्ट होगा हमारे सब्जेक्ट में तो हम एक्सपर्ट होगा,
और आगे हम क्या है कि हम जो टीचिंग स्किल भी होगा, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। तो जैसे कोरोना के समय हमने देखा है कि कई लोगों को नौकरी छूट गई, कई लोग क्या है कि ऑनलाइन पर क्लास नहीं ले सकते। ऐसे टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेके टेक्नोलॉजी को अपडेट करके जाना बहुत जरूरी है। जैसे भालेंदु जी ने आज यही सिखाया है कि सभी की जानकारी कुछ ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ये जो नई चीज है, उन्होंने बताया कि इसका इतिहास से लेकर उन्होंने समझाया कि 75 साल से पहले ही इसका जो शुरुआत हुई है, इसके कई रूप हैं, जनरेटिव ए है, और इसका आजकल हम जो यूज कर रहे हैं इसका जनरेटिव ए का जो रूप है ChatGPT जैसे हम यूज कर रहे हैं। तो इसका जो डिटेल्स उन्होंने बहुत कम समय में एक अच्छा सा जो जानकारी हमें AI के और टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। और साथ ही साथ इसकी जो जैसे कहा जाता है कि AI की जब आगमन हुआ तो कई लोग ऐसे कि AI हमारी नौकरी नष्ट करा देगी, ऐसे कुछ चर्चा भी हुई है। लेकिन हमेशा यही सुना करता है कि कुछ एक्सपर्ट लोग कहते हैं, जैसे बालंदी जी ने भी ये कहा कि अभी उनका जो भाषण से भी हमें यही समझ में आ गया कि AI किसी का भी नौकरी नष्ट नहीं कराएगा, लेकिन जो AI जानने वाले आदमी हैं वो नष्ट करा देगा। इसलिए हमें भी क्या है कि AI को जानना बहुत जरूरी है। बिना AI के लोग यानी जमाना बदलते जा रहे हैं, AI के जमाना आ गए हैं, तो इसके साथ जाना हम अध्यापकों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे आज बहुत फास्ट हैं। हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो हमसे 100 गुना नहीं, अब हजारों गुना फास्ट है। जैसे कोई एप्लीकेशन हम क्या है कि मोबाइल खोल के हम देखने से पहले उनका क्या है कि वो सर्च करके उसका रिजल्ट भी दे देते हैं। बच्चे इतना फास्ट है। जैसे मेरा बेटा भी है, अभी +2 पास है, वो फटाफट सब काम करते रहते हैं। हम इतना फास्ट नहीं है, तो हम उन बच्चों को सिखाने के लिए क्लास में जा रहे हैं, तो हमें इसकी जानकारी नहीं है। जैसे बालन जी ने लास्ट में बताया कि हमें इस कौशल को हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके कई मुद्दे भी उन्होंने 4-5 पॉइंट भी रखे हैं, इसको हाई से हम यूज करते हैं, कैसे इसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शोध भी कर सकते हैं। जैसे भाषा के अध्यापक हो या भाषा सीखने वाले हो, भाषा में रिसर्च करने वाले हो, उनके लिए भी, भाषा और साहित्य के अध्येताओं के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। ये सब आपके भाषण से हमें ज्ञात हुए हैं। आज थोड़ा क्लियर हुआ है मुझे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो इनके पुरानी जो कथा यानी ये 75 साल से ये शुरू हैं, इसके ऐसे ये सब आर्टिफिशियल, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपसे ये जो नया ज्ञान हमें मिला है। आप इतना बिजी हैं, इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे जो निमंत्रण लेकर आप वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सर, हमारे हिंदी विभाग की ओर से और यहाँ मौजूद सभी लोगों की ओर से आपका ढेर सारी बधाई और बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका भी। जैसे इसमें सत्र में हमारे हरमन जी भी हैं। हरमन जी, आप इसके साथ कुछ जोड़ना चाहें तो? सर, हाँ, कुछ जोड़ना चाहें तो सर जोड़ सकते हैं सर। नहीं। ओके सर। दत्ती जी का वक्तव्य तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि ये तो नई तकनीक से जुड़कर जो जानकारी जो है हिंदी के क्षेत्र में मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस पर बोलने की काबिलियत रखने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। क्योंकि आप जैसे जो इस क्षेत्र से जुड़कर और तकनीकी से जुड़कर काफी सारे कार्य करते हैं, उसके वक्ता है और लेखक है, आपके प्रेमी है। तो हमारी ये जो क्षेत्र में ये जो नई बातें हैं, और हमारे अध्यापकों के लिए और हिंदी से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र से जुड़े नई जानकारी को हासिल करना और उस जानकारी को अपनाते हुए आगे बढ़ना। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है हिंदी के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों के लिए। और दत्ती जी साहब का जो वक्तव्य जो है बहुत गंभीर रहा, और हुसैन जी ने भी सुंदर ढंग से इसके जो वक्तव्य के बारे में और इस जानकारी की आवश्यकता के बारे में बहुत बढ़िया कहा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हेमंत जी। जैसे केरल विश्वविद्यालय में अब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट से जो शोध कर रहे हैं केरल विश्वविद्यालय के अंदर, करीब 200 तक हो गए 4-5 रिसर्च सेंटर में।
तो इन सभी के लिए हम ये कार्यक्रम अभी दे रहे हैं, डिजिटल हिंदी। तो इसको लेकर पूरा डिटेल्स में आपको भिजवा देता हूँ बाद में। और हमारे केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर इंदू जी भी मौजूद हैं। इंदू जी, ओके, सुन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को। और एक बार बालेंद्र शर्मा जी को फिर से हमारी हिंदी विभाग और हमारे श्री नारायण कॉलेज की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं। और हमारे उद्घाटक डॉक्टर हरमन जी को भी हमारे हिंदी विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कॉलेज के प्राचार्य और आईक्यूसी को श्री रंजनी जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसे इसके साथ जुड़े हुए हुसैनी बोहरा जी और बाकी जितने भी जो टीचर्स लोग हैं, रिसर्च कॉलेज हैं, सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। नमस्ते मित्रों। तो हमारे हिंदी के वर्कला शिवेरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित है। ये 7 क्लास रहेगा इसका। हर शनिवार को शाम को 7 बजे से शुरू होगा। 2 घंटे का क्लास रहेगा 7 बजे से 9 बजे तक। इसमें नए नए टेक्निक्स हम सिखाएंगे जो हिंदी अध्यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सब हिंदी अध्ययन और अध्यापन करते आ रहे हैं, लेकिन कि इसमें डिजिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अभी बालेंद्र जी ने बताया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में लेकर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सब कुछ सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं मिलेगा। जो चीज़ें हमारे में कुछ ऐसा सिलेबस बना के रखा है कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है हिंदी अध्यापन के क्षेत्र में हमें जो काम करने के लिए, इसके लिए आप लोगों के लिए ऐसा ट्रेनिंग दूंगा। इसके बाद आप लोगों का अपना, आजकल देख लीजिए कि हमें ऐसे कितने साल तक और आगे हम इस प्रकार बच्चों को क्लासरूम में बिठाकर आजकल के जो ऑफलाइन जैसे जो ट्रेडिशनल ढंग से जो अध्यापन का कार्य कर सकते हैं, ये तो पता नहीं है कितने साल ऐसा आगे बढ़ेगा। हुसैनी जी, ठीक है ना? तो हम जो ऑनलाइन के माध्यम से भी हमें क्लास लेने का, आजकल देखिए कि जितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो बच्चों को सिखाने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं। इंदू जी का मैसेज आ गया कि वो कुछ क्लास में होंगे, इसीलिए तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू जी। और इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो आजकल जो अध्यापन के क्षेत्र या टीचिंग और ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये क्या है कि इसमें एक और सच्चाई है कि आजकल जो क्लासरूम में जाके हम ऐसे इंस्टीट्यूट बना के जो क्लास चलाते हैं, इससे भी कई गुना पैसा कमा रहे हैं वो ऑनलाइन वाले। आजकल के बच्चों से मुझे यही कहना है कि आप लोग क्या है कि इस प्रकार आपके जो स्किल्स है, स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी स्किल को भी, ताकि आप लोग अपने पास जो भाषा है, जानकारी है, आप लोग एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट में, साहित्य में आप लोग एक्सपर्ट होंगे, भाषा में आप लोग एक्सपर्ट होंगे, लेकिन आप लोग टेक्नोलॉजी में अगर आपका कोई अधिकार नहीं है तो आप लोग टिकना, आगे के दिनों में आप लोगों को अध्यापन के क्षेत्र में टिकना मुश्किल हो जाएगा। अभी 4-5 साल में रिटायर होने वाले टीचर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी नौकरी की तलाश में हो और 10-15 साल का नौकरी अभी बाकी, ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी को साथ लेके जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने एक कोर्स, इससे पहले भी मैंने 2-3 बैच चलाए हैं। इसमें एक खुशी की बात है कि इसमें कई लोग जुड़े हैं, लेकिन एक दुख की बात है कि कई लोग जुड़े हैं सब केरल से बाहर के हैं। और दुख की बात है कि हमारे यहाँ के केरल से कोई भी शोधार्थी हो, टीचर हो, इसमें नहीं जुड़े हैं। मैं हमेशा एक ट्रेनिंग, मैं भी हिंदी अध्यापक हूँ, मैं थोड़ा बहुत ये इसका जो माहिर तो नहीं है टेक्नोलॉजी का, मैंने भी ऐसे ट्रेनिंग लेके सीख लिया है। कई चीज़ें मैंने ऐसे छोटे मोटे ट्रेनिंग लेके कई लोगों से सीख लिया है। मैंने सोचा कि ये सीखी हुई बातें जो बाकी दूसरी टीचर्स तक पहुँचाएँ और रिसर्च कॉलेज तक पहुँचे तो उनके लिए भी फायदा का होगा। अभी क्या है कि हमारे कॉलेज की तरफ से इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और कुछ हमारे YouTube चैनल भी हैं। हमारे देखो कि हमारे कॉलेज में भी इस प्रकार सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट का खुद का YouTube चैनल हो, खुद का ब्लॉग हो, ये सब है। और आगे हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा खुद का एक टीचिंग प्लेटफॉर्म का भी हम सोच रहे हैं, LMS का भी हम सोच रहे हैं। इसकी शुरुआत तो मैंने कर चुका है। मेरा विचार है कि इस कोर्स के पूरे होने के बाद जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इन सभी का एक एक कोर्स हम बना के
वीडियो कोर्स बना के, ऑनलाइन कोर्स बना के हमारे जो LMS में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का अपना कोर्स भी रहेगा। तो आप लोगों को क्या है कि आप लोगों के प्रोफाइल पर भी अच्छा रहेगा ये हमारे लिए भी, और आपके जो कोर्स है आप अपने बच्चों से, एक ऑनलाइन ऐप है, ऐप डाउनलोड करके आपका कोर्स कर सकते हैं। तो इसकी सारी सुविधाएं मैंने कर चुका है, इसका पेमेंट भी हो चुका है। 25,000 रुपया मैंने पेमेंट करके ऐप के लिए एडवांस दिया है। ऐप अब तैयार है। हम इसका कुछ नाम सोचें, जैसे कुछ इंग्लिश का हो, हिंदी का, ऐसे कुछ ज्ञान ऐसा मैंने नाम सोचा, गुरु ऐसा मैंने नाम सोचा, और तीसरा है कि मैंने ये सोचा है कि इन्फिनिट नॉलेज ऐसा भी सोचा है। तो आप लोगों का कोई सजेशन है तो हमारे ग्रुप में दे दीजिए कि इस ऐप के लिए, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इन्फिनिट लर्न नाम के एक और ऐप है, इसलिए वो तो हम नहीं दे सकते। इन्फिनिट नॉलेज ये तो मैंने सेलेक्ट करके रखा है, और ज्ञान को भी मैंने सेलेक्ट करके रखा है। अभी चेक करना पड़ेगा। गुरु तो है, गुरु नामक एक ऐप है, इसलिए वो तो नहीं ले सकते। ज्ञान एक ऐप है, मैंने ये सोच रहा है कि ज्ञान, और इसमें क्या है कि हम हमारे अपने जो साहित्य से संबंधित, जिस किसी भी विषय से संबंधित हो, अगर आप चित्रकला सिखाना चाहते हैं तो आपकी चित्रकला का कोर्स भी रख सकते हैं। लेकिन ये कोर्स क्या है कि हम उडीमी और जैसे बच्चों के लिए, हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए फ्री में देने के लिए हैं। वो लोग चाहें तो वो लोग सीख सकते हैं। और अभी नेट के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, अभी डिग्री कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, इन सभी के लिए ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस, हम सबके अपने अपने इंटरेस्टेड एरिया तो होगा, नहीं तो हमारे अपने शोध के विषय से संबंध होगा। तो इनको क्या है कि हम क्या करेंगे, कोर्स बनाएंगे। और जो कोर्स कैसे बनाना है, आप लोगों का कोर्स, कितने लोगों का कोर्स अभी स्वयं ऐप में है कि नहीं पता नहीं। मेरा भी कोर्स नहीं है अभी तक। मैंने स्वयं प्लस के लिए मैंने क्या है कि डिजी ज्ञान वो अच्छा है, ठीक है। मैंने क्या है कि ये इसलिए मैंने स्वयं प्लस के लिए मैंने ये भी किया है, एप्लीकेशन दिया है स्वयं प्लस में मेरा अपना एक कोर्स डालने के लिए। अब वो चेन्नई IIT कर रहे हैं, और स्वयं ऐप तो अभी ओपन नहीं है, अब क्लोज है कि सब कोरोना के समय पे वो ओपन था, सभी का अपना कोर्स डाल सकते थे उसमें, लेकिन अब वो क्लोज्ड है। अब स्वयं का एक नया ऐप आ गया है कि स्वयं प्लस आ गए हैं, और इसमें भी कई सारे कोर्सेस हैं, और इसको हमने, इसमें मैंने कोर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है। तभी तो मैंने सोचा कि हमारा खुद का LMS क्यों नहीं शुरू करेंगे। तो खुद का LMS हो तो हम क्या कहें कि उसमें कर सकते हैं ना हमारा अपना कोर्सेस। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी जितने भी लोग ये कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स के बाद आप लोगों का अपना एक कोर्स होगा, अपना एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा, 4 आवर्स से लेकर 30 आवर्स तक का होगा। एक छोटा सा कोर्स भी सही है, फ्री में देंगे आप लोग। अगर कोई किसी कवि का 4-5 कविता सिखाना चाहते हैं, उस 4-5 कविता आप लोग सिखाइए, उसको वीडियो बना के हम उसको कैसे, बाकी पूरा एडिटिंग वगैरह सब हमारा टीम करेगा, हमारे पास टीम है, वो लोग बाकी सब करेंगे। और इसमें कोर्स के रूम में ही आएगा, उसका कोर्स का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें नोट्स रहेगा, PDF रहेगा, आप लोगों का वीडियो रहेगा, और इसके बाद असेसमेंट रहेगा, असाइनमेंट रहेगा, और सर्टिफिकेशन भी होगा। इस प्रकार हम हमारे ऐप में ये जो सब कर रहे हैं, इसकी पूरी तैयारी अभी कर चुके हैं। मेरा कहना इन रिसर्च कॉलेज से हैं, आप लोग रिसर्च कॉलेज से, अभी आप लोग रिसर्च में पूरा ध्यान है आप लोगों का, साहित्य के ऊपर, थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, टेक्नोलॉजी की ओर भी आप लोग ध्यान रखिए। आगे आप लोगों को अध्यापन के क्षेत्र में टिकना है तो ध्यान रखिए। और अब हमारा टाइम अब बीत चुका है, 10 मिनट मैंने ज़्यादा लिया है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। एक बार और मैं हरमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे हिंदी विभाग की ओर से, केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं आप। हमें इतने 2 दिन पहले ही मैंने सर से ये सब कहा कि सर हमारे कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, आप इसका उद्घाटन करेंगे, तो सर ने बहुत खुशी के साथ इसको स्वीकार किया है। जैसे हिंदी और हिंदी भाषा और हिंदी अध्यापन को और हिंदी में जो अध्ययन करें, ऐसे बच्चों और शोधार्थियों के प्रगति के लिए हमारे हमेशा सोचने वाले दूरदर्शी अध्यापक हैं, दूरदर्शी हिंदी प्रेमी हैं हरमन जी। और आगे भी सर के साथ मिलके और केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के साथ मिलकर हम आगे भी बहुत कुछ कार्य करेंगे। सर का जो सजेशन, सर का निर्देशन और में हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरमन जी, आपको एक बार और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। दिव्या, रिकॉर्डिंग ऑफ। ओके, थैंक यू।
अभी कोई कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. थैंक यू हुसैनी जी, आप तो हमेशा हमारे साथ हैं. आप ही के बल पर मैं ये सारा कार्य अब कर रहे हैं, यानी ग्रुप में हो या गूगल मीट में हो, सब आपका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा है. बिल्कुल रहेगा सर. जो भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं आप हमें पूरा तसल्ली के साथ, आप पूरे टाइम निकाल के हमें प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं. और आप भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए. वो अच्छा कार्य है. आप जैसे भाई लोग हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. जिससे कि मेरा क्या है कि ऊर्जा है. जैसे पूरे देश भर में मुझे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उनके सहारे में बहुत कुछ काम कर सकते हैं. नहीं बिल्कुल निश्चित. कई प्रोजेक्ट है सर मेरे मन में कई. जी. आजकल क्या है कि आजकल ये बच्चे हैं ना जो स्कूलों, ये कॉलेजों और रिसर्च करने वाले हैं, पीजी कर रहे हैं, ये लोग नहीं सोचे. इन सभी से हम पूछे कि आप लोगों को क्या बनना है आगे, तो सब कहते हैं टीचर बनना है. कौन से टीचर? हिंदी टीचर बनना है. बिल्कुल सही. टीचर बनना है तो आप लोग किसको पढ़ाएंगे? आप लोग किसको पढ़ाने जा रहे हैं? पढ़ाने के लिए आप लोग तैयार हैं, लेकिन पढ़ने के लिए बच्चे नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे? सही, बहुत ज्वलंत सवाल है. यहाँ कोई भी क्या है कि इसकी ओर ध्यान ही नहीं रखते हैं. सब एक शिकायत करते हैं, बच्चे नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे नहीं, बच्चे हिंदी नहीं ले रहे हैं, बच्चे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं. तो ऐसे सभी लोग कहते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है. मैंने कई सुझाव उनको दिया है कि अभी देखो, एक ज़माना ऐसा था कि जो हिंदी प्रचार सभा है या ये दक्षिण में आके हिंदी प्रचार सभाएं जो बचपन से लेकर हिंदी की जो क्लासेस चलाई थी, बहुत सारे प्रचारक रहे हैं. इन्हीं की वजह से बच्चों के मन में बचपन से ही हिंदी के प्रति रुचि आ गई, प्रेम आ गई. इसी वजह से बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हो गए. लेकिन आजकल वो बहुत कम हो गए हैं जो हिंदी प्रचारकों द्वारा हिंदी प्रचार के कार्य में. बच्चे हिंदी पढ़ना अभी बंद कर दिया है स्कूली कक्षाओं में ही. और आगे चलकर बच्चों के मन में हिंदी के प्रति कोई रुचि नहीं. और एक दूसरी बात है कि किसी को पता नहीं कि हिंदी सीखने से क्या क्या फायदे हैं. जो अध्यापक लोग भी, उनको भी क्या है कि समझा नहीं सकते. वो लोग भी यही बताए कि हाँ हिंदी सीखें, टीचर बनेंगे. और इसके अलावा जितनी सारी संभावनाएं हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज, बच्चों को समझाने की भी क्षमता नहीं है. नहीं, सही कह रहे हैं. हाँ, तो हिंदी सीखने से इतनी सारी संभावनाएं, ये हम अगर बच्चों को समझाएं तो दक्षिण के जो बच्चों को एक सारी जानकारी दें तो क्या है कि बहुत फायदे का रहेगा. लेकिन ये क्या है कि अभी पीजी करने वाले बच्चे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मैंने कई बार उनको समझाया, आप लोग क्या है कि अभी हिंदी सीख रहे हैं. आप लोगों ने अभी 3 साल डिग्री की है, 2 साल पीजी किया, 5 साल रिसर्च करें. इतने सालों से आप लोगों ने हिंदी के लिए क्या किया है? आप लोगों ने हिंदी के लिए क्या किया? कितने बच्चों को सिखाए हैं? अभी छोटी क्लास के बच्चों को, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुला के, घर पे बुला के उनको हिंदी सिखाओ, हिंदी की रुचि बढ़ाएं. नहीं तो आसपास के स्कूलों में जाए, नहीं तो जिस स्कूल में आप लोगों की पढ़ाई हुई है, अभी आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, अपने स्कूल पे जाइए, वहाँ के बच्चों को समझाइए कि मैं यहीं से पढ़ कर गए थे, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं हिंदी का रिसर्च स्कॉलर हूँ, मुझसे ऐसे हैं. तो ऐसे उनको प्रेरित कीजिए हिंदी सीखने के लिए. ये भी नहीं करते हैं तो आगे हम क्या कैसे शिकायत तो करते रहेंगे. हिंदी सीखने के लिए बच्चे नहीं, कॉलेज में बच्चे नहीं, स्कूल में बच्चे नहीं है, समाधान कोई नहीं ढूंढेगा. हाँ ये तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है. अभी डिजिटलाइजेशन के लिए मैंने बताया ना, अभी केरल के जितने भी जो रिसर्च स्कॉलर सभी ग्रुप में हमने भेजा इस प्रोग्राम के बारे में. अभी देखो ददीजी जी को सुनने का मौका ऐसे नहीं मिलते हैं हमें. जी को IIT वालों ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट के लीडर हैं, दीजिए. IIT वालों ने उनका साइट पे जाके देखिए, उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाकर सभी चेक कर लीजिए. वो क्या कि रोज एक IIT में जो भाषण देने के लिए जाया करता हूँ, वो भी क्या है कि एक घंटे के लिए हजार रुपए लेते हैं, 10,000. तो हमें मुफ्त में, ये मेरा परिचित हैं सर, हम दोनों जो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के सलाहकार समिति में थे, इसीलिए उसी परिचय के वास्ते मैंने उनको भाषण देने के लिए बुलाया है. बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण भी दिए हैं, बहुत नई चीजें हमें समझाई भी हैं. बच्चों को समझना चाहिए, बहुत जरूरी है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हिंदी में इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कैसे हम इसको जोड़ के हम आगे के, यानी अब तो हमें तो नौकरी मिली है, हमें तो सैलरी मिल रही है, हमें तो पेंशन मिलेगा. सही बात सर. अभी 10 साल ही बाकी है, हम तो ऐसे ही चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा. नहीं तो हमारे पास और भी पैसा कमाने के रास्ता है. लेकिन जो बच्चे हैं अभी हिंदी सीख रहे हैं, उनको भी क्या कि आगे कुछ बनना है, तो वो ही कुछ
करना है, तकनीकी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे इसीलिए मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कर, लेकिन क्या है कि वो हाँ, जब समझ में आएगा तो सब कुछ समय बीत चुका होगा। सब हो चुका होगा, उसके हाँ। बाद सोचने से कोई फायदा ही नहीं है। जी जी सर, जी जी। अभी पद्मिनी जी हैं हमारे साथ, पद्मिनी जी भी हमेशा हमारे साथ देने वाले। पद्मिनी जी हमेशा हमारे सभी प्रोग्राम में आते रहते हैं। जी जैसे बिंदु कुमारी अजी जी हमारे यहाँ के हैं, और बिंदु कुमारी मेरी दोस्त हैं बिंदु, और चंद्ररेखा सर प्रणाम। जी भी हैं। हाँ अजी पद्मिनी जी जी सर प्रणाम। सर प्रणाम। आपसे हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इतने अच्छे अच्छे लोगों को आप जोड़ते हैं, तो जब भी मौका मिलता है, जो समय मिलता है, हम सोचते हैं कि बस हम जुड़ ले, थोड़ा सा कुछ नया सीख ले। ठीक है जी, ठीक है, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो और कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अभी बंद कर सकते हैं। और कल शाम को 7 बजे सेशन रहेगा, आप सबसे अनुरोध है कि जुड़ जाइए। एक और ओरिएंटेशन रहेगा, इसके बाद हम सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे और सीखना शुरू करेंगे। हम कुछ सिखाएंगे और उसका प्रैक्टिकली करना है एक हफ्ते में जो प्रैक्टिकल रहेगा वो उसके के बाद ही अगले हफ्ते का जो क्लास है वो अटेंड करने का मौका मिलेगा। जी जी, ठीक सर, ठीक। थैंक यू जी, बहुत। थैंक यू सर। बिंदु आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिंदु कुछ बोलनी चाहती है क्या? बिंदु कुमारी नहीं। चंद्ररेखा शर्मा जी जी सर मैं नमस्ते जी, कुछ बोलना चाहिए? नमस्ते सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, पारिवारिक प्रॉब्लम के कारण मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। पहले भी आपका शनिवार का सेशन अटेंड नहीं कर पाई और आज भी थोड़ा यूं ही हुआ मैं। लेकिन सर आपके जितने भी सेशन होते हैं सर, सभी शिक्षण से संबंधित अत्यंत उपयोगी होते हैं सर। और ये जो आपने आज हिंदी के बारे में, आप वाकई जो बच्चों को हम जब हिंदी पढ़ने के लिए बोलते हैं, उनको आगे करने के लिए उनके फील्ड, हिंदी से संबंधित फील्ड के बारे में बताते हैं, तो बच्चे तो समझते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स और उनके आसपास के जो उनके फ्रेंड सर्कल होते हैं वो कहते हैं क्या हिंदी सब्जेक्ट ले लिया, इसको तो ऐसे ही पढ़ा जा सकता है, इसमें तो ऐसे ही पास हो सकते हैं, है ना, और इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, वो उनको यूँ बताते हैं। तो हमको उनको बच्चों को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके सेशन से हमको लग रहा है कि नहीं, लग क्या था, हमको तो लगता है कि अपनी जो अभी क्या है ना, वर्जन में, हाँ जी सर, मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी अभी बनाए हैं। अगले हफ्ते इसका इनाग्रेशन भी होगा। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी जो स्कूल हैं, स्कूल के बच्चों के लिए मैंने प्रोजेक्ट 1000 रखा, यानी हजार स्कूल मेरा प्रोजेक्ट में है, हजारों स्कूलों में जाना है। तो मैं अगले नहीं, इसके लिए एक टीम बनाना है। इसमें क्या है कि सभी स्कूलों में जाके बच्चों को हिंदी के बारे में और हिंदी सीखने के जो महत्व के बारे में, हिंदी सीखने से क्या क्या फायदे हैं, नौकरी मिलने की क्या क्या संभावना है, जल्दी उसमें से आजकल के बच्चे यही देखते कि कैसे पैसा जल्दी कैसे कमा सकते हैं। तो पैसा कमाने के लिए भी सुविधा है हिंदी में, हिंदी सीखें तो इसमें बहुत जल्दी पैसा भी कमा सकते, लेकिन किसको पता नहीं। तो वो भी क्या है कि इसकी जानकारी हम देने की सोच में है। जो प्रोजेक्ट 1000 रखा है, उसका नाम प्रोजेक्ट 1000 स्कूल। तो इसमें कुछ करेंगे और आगे भी आप सभी लोगों का जो सहायता और मदद और प्रेरणा मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। मैं माजी हूँ, इस कक्षा में पूरी तरह भाग नहीं, कक्षा में पूरी तरह भाग नहीं कर सकता क्योंकि PUG पे एडमिशन के अवसर पर मुझे इसमें भी भाग लेने के लिए अभी, इसलिए मैं पूरी तरह देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी हिंदी सीखने का फायदा हमारे बच्चों तक पहुंचने का अवसर इस अवसर पर मुझे भी मिला। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जो लोग इसको पूरे सुन नहीं सके, ये हमारे चैनल पर हिंदी जान, जो हमारा डिपार्टमेंट का जो वो, उसका लिंक भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, उसमें इसको अपलोड किया जाएगा। सिर्फ सर का जो स्पीच है, बालेंदु शर्मा जी का जो स्पीच है, उसको सुन लीजिए, बहुत उपयोगी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।